Hi guys, this is Samir Alauddin, and today we will study about reflection through spherical mirrors. Dear students, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सीखा था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, राइट। और फिर हमने ये भी देखा था कि रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर किस तरीके से होता है। फिर हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर से जो एसोसिएटेड टर्म्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जिनमें हम लोगों ने फोकल लेंथ का जिक्र किया था, प्रिंसिपल एक्सिस का जिक्र किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जिक्र किया था, और इस तरह से कुछ और भी टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स होगा, राइट। रिफ्लेक्शन of light through spherical mirrors, right? अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप सब जानते हैं। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि जब भी लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती है तो जिस एंगल से स्ट्राइक करती है बिल्कुल इसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया था। अब प्लेन मिरर में तो हम लोग रिफ्लेक्शन को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, राइट। इसकी आम जिंदगी में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मैं एक मिसाल लेता हूं जो आप लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो जितने भी लाइट रेज आपके जिस्म से निकल रही है वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे आपको अपना इमेज नज़र आ जाता है। लेकिन आज हम स्फेरिकल मिरर में लाइट के रिफ्लेक्शन को देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है, राइट। चलिए, अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर हो, राइट, ये कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर, इसका ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आप सब जानते हैं कि कॉन्केव मिरर ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसका बल्जिंग साइड यानी ये जो उभरा हुआ साइड है उसको पॉलिश किया जाता है, और जो अंदर डूबा हुआ साइड होता है उसको शाइन बनाया जाता है ताकि इससे रिफ्लेक्शन अच्छी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम पैरेलल रेज को ऐसे स्ट्राइक करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और ऊपर, तो ये रेज डियर स्टूडेंट्स ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ये वाले भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट बन जाता है। असल में इस पॉइंट में क्या होता है, इस पॉइंट से तमाम रिफ्लेक्टेड रेज पास हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस ऐसा पॉइंट है जिसमें से तमाम के तमाम रिफ्लेक्टेड रेज पास होती हैं। ये हमने टर्म्स में भी सीखा था। तो ये कॉन्केव मिरर के लिए कुछ इस तरीके से होगा। अब एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम सेटिस्फाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। यानी जिस एंगल से ये स्ट्राइक करेगा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी सपोज अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर लेते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही प्रोसेस इसके लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए भी रहेगा। तो ये रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर इस तरीके से होता है। अब अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो, सपोज ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका जो अंदर वाला साइड होता है उसको पॉलिश किया जाता है, जो बल्जिंग साइड होता है इसको शाइन बनाया जाता है, राइट। सॉरी, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है ऐसे,
अब यहाँ पर लाइट की रेज को हम पैरेलल छोड़ देंगे इस शाइनिंग फेस की तरफ ऐसे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी जिस तरह हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये ऐसे स्ट्राइक करेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं और ये असल में होता भी इसी तरफ है। चूंकि रिफ्लेक्शन इस साइड से हो रही है तो हम पैरेलल रेज इस तरफ से छोड़ते हैं। अच्छा, ये अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये जो रेज हैं ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट। और ये जो रेज हैं ये यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फोकल पॉइंट बाहर की तरफ नहीं मिलेगा बल्कि जो फोकल पॉइंट है वो अंदर की तरफ मिलेगा। अब आप कहेंगे तो कि फोकल पॉइंट तो है जिसमें से तमाम के तमाम रिफ्लेक्टेड रेज पास हो जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पर तो ये देखो डिस्पर्स हो गई है रिफ्लेक्टेड रेज, तो फिर फोकल पॉइंट कहाँ पर होगा, कैसे लेंगे? इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, हम ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसको ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और ये वाला रिफ्लेक्टेड रेज को भी एक्सटेंड करते हैं, फिर इसको ऐसे एक्सटेंड किया जाता है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे एक्सटेंड किया जाता है, राइट, ऐसे। तो हमें क्या मिलता है, हमें ऐसा मालूम होता है, ठीक है, कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस पॉइंट से निकल रही है। असल में देखिए ऐसा मालूम होता है कि नहीं होता है कि ये वाला जो रे है ऐसे निकल रही है। इसको अगर आप छुपा लो, ये वाला छुपाओ, तो ऐसे नजर आएगा कि इस पॉइंट से ये रे निकल रही है, इस पॉइंट से ये वाली रे निकल रही है, इस पॉइंट से ये वाली रे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल पॉइंट होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें से ये ऐसा अपीयर होता है, जाहिर होता है कि तमाम की तमाम रेज इस पॉइंट से निकल रही है और ऐसे डिस्पर्स हो रही है। अब ये असल में होता नहीं है, ये याद रखें, ठीक। अब जो हमारा यहाँ पर ये एक इमेज बन रहा है, इस इमेज में ये ऐसा दिखता है, तो जो प्रिंसिपल फोकस की पैरेलल रेज आ रहे हैं वो तो डिस्पर्स हो जाती है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये ऐसा मालूम होता है कि ये इस पॉइंट में से निकल रही है और ऐसे आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रही है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल जो फोकल पॉइंट है वो ये रहेगा और ये अंदर की तरफ होता है। आप सब जानते हैं गाइस कि ये पोल होता है P एंड यहाँ पर P ये होगा। हमने इस चीज़ को नाम दिया था कि ये जो हमारे पास ये जो फोकल है, पोल है और फोकल पॉइंट है, दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को हमने स्मॉल f का नाम दिया था, फोकल लेंथ का। इसी तरह ये वाला भी फोकल लेंथ होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकल पॉइंट, ये हमारे पास स्मॉल f से डिनोट करेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, दिस इज फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड दिस इज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। राइट, रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए गाइस कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो कॉनकेव मिरर से किस तरीके से होता है और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। उस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं और वो समझ में आने वाली चीज़ है, ठीक। जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है इसके इस्तेमालात होते हैं आम जिंदगी में। जिस तरह हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं एक मिरर, उस जब कोई शेव करता है कोई आदमी तो वो एक ऐसा मिरर सामने रखना पसंद करता है कि जिससे उसको अपना ये जो इमेज है थोड़ा बड़ा नज़र आ जाए, ठीक है, कि वो अच्छी तरीके से शेव कर सके। तो इमेज को बढ़ाने वाला जो करेक्टर है वो
कॉनकेव मिरर के पास होता है। तो घरों में शेविंग के लिए जो मिरर इस्तेमाल किया जाता है वो कॉनकेव मिरर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी जब दांतों की एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, तो उसके लिए छोटा सा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। वो उसमें क्या होता है, उसमें फिगर थोड़ी बड़ी दिखती है और वाज़ेह दिखती है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जब आप जाएंगे वहाँ पर लगे होते हैं, वो बड़े से एरिया को एक छोटे से फिगर की शक्ल में दिखा सकता है। और ख़ासकर इसका इस्तेमाल जो है जब आप बड़े सफ़र पर निकलते हैं तो जो ख़तरनाक मोड़ आते हैं, यानी ऐसे मोड़ जिस पर एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, उस मोड़ पर इस कॉन्वेक्स मिरर को लगाया जाता है ताकि एक्सीडेंट का ख़तरा कम से कम हो। यानी जब वो उस मोड़ पर लगाए जाते हैं, अगर कोई यहाँ से ट्रैफिक जा रही है तो ऐसे मुड़ने पर उसको वो वाला जो इमेज है वो नज़र आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से मुड़े बगैर उसको वो वाला सीन, वो मंज़र दिखाई देगा जो मुड़ के उसको दिखाई देना चाहिए। अब मुड़े बगैर जब वो यहाँ से होता है, अभी तक वो मुड़ा नहीं है, लेकिन उसको वो मुड़ने वाला जो मंज़र है वो सारा इस कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई देता है। इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो एक्सीडेंट का ख़तरा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह इसको गाड़ियों के शीशे में भी इस्तेमाल किया जाता है और भी इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मिरर, राइट, कि जो इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर से वो किस तरीके से होगा, या कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगा वो कैसे होगा, राइट। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला कि 1/f = 1/p + 1/q। अब डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप लोग डायरेक्ट देख रहे हैं, इसका इसी चैप्टर में डेरिवेशन भी मौजूद है, हम देख सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है वो कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। इसमें जो f है ये फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ आप जानते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, और जो p है, p इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कैसे होगा देखेंगे। q इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसको भी हम देख सकते हैं। यानी अगर हमारे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है, राइट, सपोज ये कॉनकेव मिरर है, तो ये C है उसका और ये इसका F है। अगर जिस्म को यहाँ रखते हैं तो देखें ये जो पोल है, इस पोल और इस इमेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको P कहते हैं, राइट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये P होगा। और इसी तरह सपोज अगर ये इमेज यहाँ पर बन रहा है, राइट, इस जिस्म का इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा बिटवीन पोल एंड इमेज, ये हमारे पास Q कहलाएगा। और ये तो आप सब जानते हैं कि फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको स्मॉल f कहा जाता है। इसी के साथ एक और भी बात आप लोग सीखे कि जो F होगा और जो P होगा, Q होगा, ये सारे पॉजिटिव होंगे कॉनकेव मिरर के केस। कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं इमेज को, तो ये जो फासले हैं ये पॉजिटिव लिए जाते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में F, P एंड Q इनको नेगेटिव लिया जाता है। ये आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है। तो हम इमेज लोकेशन बाय कॉनकेव मिरर देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज की फॉर्मेशन को देखेंगे कि इससे इमेज किस तरीके से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो उससे हमारा इमेज दिखता है, राइट। इसी तरह जब हम कॉनकेव मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो इससे भी हमारा इमेज दिखेगा, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा जिस तरह से प्लेन मिरर में दिखता है। इसकी कर्वेचर की वजह से इमेज की प्रॉपर्टीज जो है वो तब्दील हो जाती है। कैसे तब्दील हो जाती है,
आइए उसको देखते हैं। सपोज कि ये एक बहुत बड़ा ऐसे एक कॉन्केव मिरर है हमारे सामने। ये इसका दरमियान का हिस्सा है पोल। दिस इज पोल P। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे समझे आप कि ये एक ऐसा बड़ा कॉन्केव मिरर हमने रखा है सामने और हम उसके सामने ऐसे खड़े हैं, राइट। अब आप सब जानते हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं, उन पॉइंट को मुख्तलिफ नाम देते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो है प्रिंसिपल फोकस होगा, यानी यहाँ से तमाम के तमाम रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट में से गुजरेगी, ठीक। और दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा है उस स्फीयर का ये सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने इमेज की लोकेशन देखनी है, मींस कि जो इमेज बनता है इस कॉन्केव मिरर में वो कहाँ कहाँ पर उसकी पोजीशन हो सकती है। मतलब देखें, अगर ये एक जिस्म है, राइट, जिस्म कुछ भी हो सकता है। मैं भी हूँ एक ऑब्जेक्ट, ये पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, घड़ी भी एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, बल्ब भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने आता है, मिरर उसके इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम लोकेशन देख रहे हैं ना, पोजीशन देख रहे हैं किस चीज़ की, इमेज की, तो वो डिफरेंट डिस्टेंस पर होगा, राइट। अब देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लाई कर रहा हो, ऐसे हो, ऐसे रखेंगे, तो फिर इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ से जो इमेज दिखेगा वो यहाँ पर आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकल पॉइंट है इन दोनों के बीच में बनेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को, इसकी डिस्टेंस को यानी P को चेंज करेंगे, इसको लाएंगे C पर खड़ा करेंगे, तब भी तो इमेज दिखेगा इस कॉन्केव मिरर में, लेकिन वो कहाँ पर दिखेगा, वो इसी पोजीशन पर ही दिखेगा, नीचे की तरफ। फिर हम क्या करते हैं, इसको और करीब लाते हैं, यानी P को और कम किया। P इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। तो जब हम उसको यहाँ रखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, अब इमेज यहाँ नहीं बल्कि यहाँ बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखेंगे तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम डिस्टेंस को और कम करते हैं, पोल की तरफ मूव करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को F के ऊपर रखते हैं, फोकल पॉइंट के ऊपर। तो फिर इमेज जो है वो हमें दिखेगा नहीं। आप जब कॉन्केव मिरर में देखेंगे वो गायब हो जाएगा। असल में वो गायब नहीं होता है, बल्कि वो जाकर इन्फिनिटी पर बनता है। अब इन्फिनिटी से क्या मुराद है, इन्फिनिटी से मेरा मकसद ये है कि वो दूर जाकर इस मिरर से कहीं दूर जाकर, ऐसे दूर जाकर एक ज़्यादा फासले पर बन जाएगा इमेज, राइट। इसलिए हमें वो इमेज इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन इमेज बनता है। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस फोकल पॉइंट से और आगे मूव करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड P रखते हैं यहाँ पर, तब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा लेकिन वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा और वो इनलार्ज इमेज होगा, राइट। तो चले इन केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम पहला केस लेते हैं, पहले केस में क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को ये रखा, राइट। ये कोई भी एक पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे रेज निकलेंगे, तो जब रेज निकलेंगे वो रेज यहाँ से आकर स्ट्राइक करके इधर से निकलेगा, राइट। हम दो रेज का इस्तेमाल करते हैं, राइट, दो रेज का इस्तेमाल करेंगे, उससे इमेज फॉर्मेशन होगा। अब ये रे यहाँ से निकल कर ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, ये स्ट्राइक करने के बाद F से गुजरेगा, राइट। और दूसरा रे लेंगे, वो फिर यहाँ से निकल कर ऐसे मूव करते करते पोल पर स्ट्राइक करती है। जब वो पोल पर स्ट्राइक करती है तो फिर ऐसे इस पर आ जाता है, यहाँ इसको क्रॉस करता है। डियर स्टूडेंट्स, इमेज यहाँ पर बनेगा ये। अब इमेज और ऑब्जेक्ट को देखे, ऑब्जेक्ट सीधा है लेकिन इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है, वो उल्टा है। अब इमेज रियल है, राइट,
और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यहाँ पर आपको शायद नजर आए कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में ये ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, इमेज जो है उसका छोटा बनता है, राइट। अब आपके ज़हन में एक सवाल आ सकता है, वो सवाल ये है कि हमें कैसे पता चला कि ये जो लाइट रे निकलेगी स्ट्राइक करने के बाद इस पॉइंट से गुजरेगी, फोकल पॉइंट से, और जो दूसरी रे इस तरह तिरछा जाएगी पोल में से, वो यहाँ से गुजरेगी। इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ये बहुत आसान है, ठीक है। हम रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो स्फेरिकल मिरर के लिए बनाए गए हैं। उन रूल को फॉलो करते हुए क्या होता है, ये डायग्राम बनाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें एक रूल तो ये है कि ये जो पैरेलल रे आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस, ये रे पैरेलल आ रही है ना, ये वाला रे यहाँ से यहाँ तक की जो रे है, जितने भी पैरेलल रेज आएंगे इस पैरेलल एक्सिस की, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। जितने भी पैरेलल रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकल पॉइंट से गुजरती है, राइट। तो एक तो ये रूल है। दूसरा रूल, अगर कोई रे ऐसे आकर स्ट्राइक करती है पोल पर, लाइट रे है, तो पोल पर जिस एंगल से स्ट्राइक कर रही है, मीन्स एंगल थीटा, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी अगर ये 10 के एंगल से स्ट्राइक कर रही है तो 10 के एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल जो रिफ्लेक्शन का पहला कानून है वही यहाँ पर हो रहा है। अब अगर आप कहेंगे कि वो तो हम लोगों ने प्लेन मिरर के लिए पढ़ा था, लेकिन ये कर्व है, तो याद रखिए ये वाला जो पॉइंट है, जो पोल है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये जो है प्लेन है, राइट। ये एक पॉइंट है तो पॉइंट को हम प्लेन कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ये दो रूल है। पहला रूल कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगे वो इसमें से गुजरेगी, फोकल पॉइंट में से। दूसरी रे जब पोल पर स्ट्राइक करती है, जिस एंगल से स्ट्राइक करती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये दो रूल आप लोगों ने ज़हन में रखना है। एक तीसरा रूल भी है, तीसरा रूल इसी के साथ समझे। तीसरा रूल ये है गाइस कि जो रे इस सेंटर कर्वेचर में से गुजरती है वो स्ट्राइक करने के बाद इसी रास्ते पर मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी पाथ पर जिस पाथ से ये आया था। ऐसे स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ पर दोबारा आ जाती है। ये तीसरा रूल है कि जब सेंटर कर्वेचर में से कोई लाइट पास होती है और वो जाकर स्फेरिकल मिरर पर स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक उसी रास्ते पर हो जाती है। अगर पैरेलल जाती है तो फोकस में से गुजरती है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। और अगर ये लाइट रे यहाँ पोल पर स्ट्राइक करती है तो जिस एंगल से गया था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तीन रूल हो गए, ठीक। तो ये हम कभी ये वाला इस्तेमाल करेंगे, कभी ये दो रूल इस्तेमाल करेंगे, तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इसका चौथा रूल भी है, तो यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लिहाजा बताना मेरे ख्याल में लाजमी नहीं है। ये हमारा इमेज बना, राइट। ये इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर कर्वेचर से पीछे रखेंगे तो इमेज C और F के दरमियान बनेगा, राइट। अब हम ऑब्जेक्ट को मूव करके यहां पर रखेंगे, C के ऊपर रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे C के ऊपर रखते हैं तब क्या होता है? ये C है, ऑब्जेक्ट को उठाया ऐसे C के ऊपर रखा, और ये अगर F है तो अब हम इमेज को देखेंगे। दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट। अब एक रे जो पैरेलल आएगी रूल के मुताबिक ये इस पॉइंट में से गुजरेगी ऐसे, ठीक है। और जो दूसरा रे आएगा ऐसे, वो पोल पर स्ट्राइक करेगी। पोल पर स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे आता है। अब हम हाथ से ड्रा कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्केल नहीं है तो आगे पीछे हो सकता है, ठीक। लेकिन ये इमेज कहाँ बनेगा? ये इमेज एग्जैक्टली यहाँ बनेगा, ठीक है। ये इमेज यहाँ बनेगा, और याद रहे ये इमेज
और ऑब्जेक्ट दोनों आपस में बराबर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, नहीं, दोनों इस केस में बराबर होते हैं। मैंने कहा ना कि हम हाथ से ड्रा कर रहे हैं, इधर उधर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होते हैं। एक तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में क्या है? तीसरे केस में ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को उठाकर सी और एफ के दरमियान में यहाँ पर रखते हैं, तब इमेज कहाँ बनेगा? अगर ये सी है और ये एफ है, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? ये पैरेलल रे आ रही है, लाजमी बात है कि ये एफ में से गुजरेगा, ठीक है। और जो दूसरी रे है वो पोल में से स्ट्राइक करके जिस एंगल से आया था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। इसको अगर मैं यहाँ कर लूँ तो ये इमेज अच्छा बनेगा, ये ऐसे। यानी हमने जिस्म को सी और एफ के दरमियान में रखा तो इमेज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, ठीक है। ये हमारा तीसरा केस है। एक चौथा केस लेते हैं। चौथा केस क्या है कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। अब हम इमेज को यहां नहीं रखेंगे, मूव करके एफ पर रखेंगे, तो फिर ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? अगर ये एफ है और यहां पर हमने इसको रखा, ऑब्जेक्ट ये है, ये सी है, तो एक तो ये है कि ये लाइट रे यहाँ से स्ट्राइक करके ऐसे गुजरेगा, पोल वाला है, जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, पोल के पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है। अब इन केसेस में तो हम एक लाइट की रे को पोल से पास करते थे, दूसरे को एफ से पास करते थे। अब जब जिस्म एफ के ऊपर आया, अब एफ से तो पास नहीं होगा, तो फिर हम उसका तीसरा रूल यूज करेंगे जो शुरू में मैंने बताया था कि ये ऐसे भी हो सकता है। अब इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ये, तो यहां से जो लाइट रे निकलेगी ऐसे। अब ये अगर इस पर परपेंडिकुलर है, ऐसे अगर परपेंडिकुलर है, तो फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्ट बैक मीन्स कि ये इस सी में से गुजरेगी, राइट। ये दो रेज हम लेंगे, एक लाइट रे जो पोल में से पास हो गई ऐसे, दूसरी लाइट रे जो सी में से पास होकर जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो वो 90 के एंगल पे होता है, लिहाजा वो रिफ्लेक्ट बैक होकर ऐसे आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, ये ऐसे पैरेलल आपको नजर आएंगे, लेकिन ये ऐसे पैरेलल नहीं है कि परमानेंट पैरेलल है, ये कुछ आगे जाकर आपस में एक पॉइंट पर मिल जाएंगी, मींस वहां पर इमेज बनाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो ये बोर्ड बहुत छोटा है, ये ऐसे हम खींचते जाएंगे, देखिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, दोनों यहाँ तो पैरेलल है। फिर यहाँ पर ये कि जो पैरेलल है ये पैरेलल मजीद नहीं रहेंगे, जितना आगे हम इसको ड्रा करेंगे ये एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे ये दोनों लाइंस। इट मीन्स कि यहाँ मिरर के साथ क्या होगा? मिरर के साथ ये होगा कि यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस मिरर में हमें इमेज नज़र नहीं आएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर रखेंगे तो इस मिरर में हमें इमेज नज़र नहीं आएगा, यानी वो गायब हो जाएगा। इमेज कहाँ बनेगा? वो फॉर बिहाइंड बनेगा, यानी बहुत आगे जाकर ज़्यादा फासले पर जाकर बनेगा। तो इस ज़्यादा फासले पर जाके बनने का हम लोग एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं इन्फिनिटी, यानी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके बन जाएगा, राइट। हमारा लास्ट केस होगा कॉनकेव मिरर के लिए। तो हमारा लास्ट केस हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ ड्रा कर लेते हैं, इसे आप नोट करते जाएं, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी आप लोग ले सकते हैं। लास्ट क्या है कि ये अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो अगर हम जिस्म को यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी, तो फिर इमेज के साथ क्या होगा, राइट। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये पहला वही है कि जो पैरेलल रेज आते हैं वो
इसमें से गुजरेंगे, राइट। और जो दूसरा है वो इसमें से पास होकर ऐसे जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो दो रेज आ रही हैं ये बिल्कुल पैरेलल रेज है, इसको जितना भी आप एक्सटेंड करोगे ये कभी भी जाकर एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये पैरेलल रेज है, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। लेकिन इमेज तो होगा, जब इमेज होगा तो वो कहाँ बनेगा, वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। वो कैसे बनेगा, अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरफ तो हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड करने से गाइस क्या होगा कि एक पॉइंट हमें मिलेगा जिस पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पीछे की तरफ मिलेंगे और वहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे, ये हमारा इमेज होगा, राइट। तो जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, लेकिन कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज कई गुना है, राइट। लेकिन इस इमेज और इस इमेज में क्या फर्क है, क्या आपके ख्याल में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। ये वाला जो इमेज है ये रियल इमेज है और ये वाला जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। इसे रियल इमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रियल में जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसके क्रॉस सेक्शन से बना है, राइट। रियल में जो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जहाँ पर मीट करते हैं, उससे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्या रियल में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट कर रहे हैं? नो, रियल में तो मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ऐसे पीछे की तरफ सपोज कर लेते हैं, ऐसे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर फिर वो मीट करते हैं, लेकिन रियल में नहीं करते। रियल में करते तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये दोनों रेज पीछे से अगर हम देखें, ऐसा मालूम होता है कि इस पॉइंट से निकल रही है, इस तरफ आ रही है, राइट। तो ये इसलिए वर्चुअल इमेज होगा और ये बहुत बड़ा होगा। ये कॉन्केव मिरर के लिए हमारा लास्ट केस था। अब हम इमेज देखेंगे, सॉरी इसको ऐसे ड्रा करेंगे कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हैं कि अंदर की तरफ से इसको पॉलिश किया जाता है, ये इसका पोल है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग एक जिस्म रखेंगे, किसी भी फासले पर रखेंगे, राइट। तो फिर ये लाइट निकालेगी ऐसे, और ये जो लाइट है, चले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे लाइट रे पैरेलल आएगी। आप जानते हैं कि जो पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और दूसरी रे लेंगे ऐसे पोल से स्ट्राइक करके, जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे चला गया, राइट, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। अब यहाँ पर देखिए इमेज यहाँ बनेगा। इमेज कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये एफ है और ये इसका सी है। हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करते हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, तो इमेज हमारा यहाँ पर बनेगा एग्जैक्टली, जहाँ पर ये मीट करते हैं दो लाइंस, ये हमारा इमेज होगा। अब कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है उसको अगर हम रे डायग्राम से देखना चाहें तो वो ऐसे बनेगा। ये इसका शाइनिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट का लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड किया, ये प्रिंसिपल फोकस है। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होता है वो इस तरह लिया जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं उसको पीछे के साइड से एक्सटेंड किया जाता है, फिर एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलता है जिससे ये अपीयर होता है कि सारी के सारी रेज निकल रही है और यू डिस्पर्स हो रही है। तो यहाँ पर ये ऐसे एक्सटेंड करेंगे, रियल में तो नहीं है ये रिफ्लेक्टेड रे तो रियल में ये है, लेकिन हम ऐसे एक्सटेंड करने पर ये जाहिर होगा कि यहाँ से निकल रही है, ऐसे ये जा रही है, लेकिन असल में ये नहीं होगा। असल में क्या है, असल में ये रे आ रही है, स्ट्राइक करने के बाद यू जा रही है, ये रे आ रही है, स्ट्राइक करने के बाद ऐसे जा रही है। सॉरी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको जब हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस पॉइंट पर मीट करेगा, मीन्स कि हमारा
इमेज जो है वो यहाँ बनेगा बिटवीन एफ एंड बी। क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्ट बड़ा है इस इमेज से, और ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल इमेज होगा। क्यों? क्योंकि असल रिफ्लेक्टेड लाइट के क्रॉस सेक्शन से या मीट होने पर ये नहीं बनता है, बल्कि ये अपेयर होता है, जो अपेरेंट लाइंस होते हैं उससे ये बनाया जाता है, और ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ये वर्चुअल होता है। राइट, तो ये हमारा आज का टॉपिक था रिफ्लेक्शन से मुतालिक, कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर किस तरीके से होता है। राइट, हमारा जो छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होता है, यानी वो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड जो रेज होते हैं उनके मीट होने से नहीं बनता। ठीक, दूसरा वो डिमिनिश्ड होता है, यानी छोटा होता है। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज छोटा होगा। राइट, और तीसरी बात ये इरेक्ट होता है। इरेक्ट मीन्स सीधा होता है, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनता है उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे? वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा और इरेक्ट होगा। जबकि कॉन्केव मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। कॉन्केव मिरर के केस में इमेज छोटा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट से, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकता है, इमेज रियल भी हो सकता है, इमेज वर्चुअल भी हो सकता है। राइट, वो जो हम लोगों ने लास्ट केस में पढ़ा था कॉन्केव मिरर के लिए, पांचवा, उसमें बिहाइंड द मिरर हमारे पास इमेज बना था, और वो असल जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनके मीटिंग से नहीं बना था। ठीक, ऐसा नहीं था कि रियल में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहां पर इमेज बना, बल्कि हमने उसको एक्सटेंड किया था पीछे की तरफ। याद है ना? नहीं है याद तो वीडियो को आप पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहां पर इमेज हमारा वर्चुअल था। तो जो कॉन्केव मिरर में है उसमें जो इमेज है वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। अब पहले केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा था तो सी और एफ के दरमियान इमेज बना था, रियल में लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। आप देख सकते हैं, वीडियो को पीछे ले जा सकते हैं। राइट, तो वो रियल इमेज था। इसी तरह जब हमने पांचवा केस पढ़ा तो उसमें बिहाइंड द मिरर बना था, तो वो वर्चुअल इमेज था। अब ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा था, छोटा भी था। जब वो वर्चुअल के केस में था तो इमेज बड़ा था, तो इसका मतलब ये है कि इमेज लार्ज भी हो सकता है, और वो जिस्म से छोटा भी था। और जब हम लोगों ने इसको सी के पीछे रखा था, पहले केस में देखा था, अब जो इमेज बना था सी और एफ के दरमियान वो ऑब्जेक्ट से छोटा था, तो इमेज स्मॉल भी होता है। राइट, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर के साइज का भी बनता है। वो कब था? याद करो, पर लिया था ना कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को रखा था तो उसका इमेज भी उतना ही बना था, उसी पॉइंट पर बना था, सी पर। साइज में इतना ही था जितना ऑब्जेक्ट का साइज था। तो ये इक्वल भी हो सकता है इमेज ऑब्जेक्ट के साइज का। राइट, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा फिक्स होता है। कॉन्केव मिरर के केस में इमेज रियल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है और इक्वल हो सकता है। राइट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकूँ। ये बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।